जी अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। मैंने देखा आपका मैसेज जो आपने पोस्ट किया था मार्क करके हैदराबाद हाई कोर्ट का डिसीज़न कि हीरा गोल्ड को या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेने का राइट नहीं था विदाउट आरबीआई के परमिशन के। तो ये सही था या गलत था, इसे समझने से पहले हमें हीरा ग्रुप का लीगल स्टेटस देखना पड़ेगा कि क्या आरबीआई को या सेबी को या किसको 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 राइट्स है किसी भी एलएलपी कंपनीज़ या किसी प्राइवेट कंपनीज़ या फिर प्राइवेट ग्रुप्स या फिर्म में इंटरफेयर कर कितना है। और उसके बाद ये खुद ब खुद एनालाइज हो जाएगा कि क्या जस्टिस समीम का डिसीज़न सही था या गलत था। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की जहाँ तक बात है, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी इज़ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एलएलपी एक्ट ऑफ द 2008। ठीक है, ये 2008 के एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो पास हुआ था लोकसभा में, उस एक्ट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया, उस एक्ट के तहत ये कंपनी उसके अंडर में आती है। ये 2008 के अक्टूबर या नवंबर में ये एक्ट पास हुआ था। उसके बाद 2010 का हीरा गोल्ड का रजिस्ट्रेशन है और उसी तरह से 2011 या 12 का फूडेक्स वगैरह का जो भी होगा उसके ऑनवर्ड्स है। तो ये कंपनी जो है बेसिकली एलएलपी एक्ट के ही तहत आती है। इसमें कोई किसी को एक कन्फ्यूज़न ना रहे कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि भाई ये एलएलपी एक्ट में नहीं आती होगी। अगर आपको चेक करना है तो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं www.mca.gov.in। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप जैसे इस जाएंगे तो ऊपर में बार मिलेगा आपको एमसीए सर्विस। एमसीए सर्विस में आप एलएलपी सर्विसेज में जाएंगे तो चेक एलएलपी नेम्स में आप एंटर करें तो हीरा गोल्ड या हीरा फूडेक्स या इस तरह का जो भी आप डालेंगे तो उनके एलएलपी के डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट हीरा गोल्ड, हीरा फूडेक्स, हीरा रिटेल, सारे के सारे कंपनी जो उनकी 15 कंपनी सब रजिस्टर्ड आ रही हैं। तो ठीक है, ये तो एकदम वेल क्लियर है कि हीरा ग्रुप की जो भी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट लेती थी, फूडेक्स हो या रिटेल हो या गोल्ड हो, सारे के सारे एलएलपी ही कंपनी में और सिंपल प्राइवेट कंपनी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये एलएलपी डेटाबेस में डायरेक्टली आ रही है एमसीए के एलएलपी में सर्च करने पर। ठीक है, अच्छा, एलएलपी एमसीए क्या सिंपल कंपनीज जो फ्रॉड कंपनी होती है जिनका कोई हकीकत नहीं, इनको रजिस्टर्ड कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए रूल है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की बॉडी है, ये अपॉइंट की जाती है जो कंपनी के पूरा स्टेचुरी रिक्वायरमेंट्स को एवरीथिंग देखे। इसका भी प्रूफ गवर्नमेंट ऑफ एमसीए की वेबसाइट ही पर है कि इन्होंने लिखा, आप इसमें रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज में इसमें एंटर करें, इसमें आप जाके देख सकते हैं अंडर द सेक्शन ऑफ द 609 ROC का रूल आता है कि वो कंपनीज को इनलिस्ट करती हैं एलएलपीज कंपनी विद द स्टेचुरी रिक्वायरमेंट्स कम्स अंडर द एक्ट, यानी कि सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे होने के बाद ही ये लोग रजिस्टर करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे थे तभी तो उन्होंने रजिस्टर किए। तो ये चीज़ तो वेल प्रूव हो गया कि ये भाई एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर आती है। अच्छा, अब एलएलपी एक्ट में अब आपका अगला क्वेश्चन था कि भाई जस्टिस शमीम ने अपने डिसीजन में लिखा था कि भाई इन्होंने इतने सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट ले लिया और इनको तो राइट था नहीं लेने का। ठीक है, तो एलएलपी एक्ट 2008 ये भी इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है और आप इसे भी डाउनलोड करते हैं उनकी mca.gov.in से इसकी PDF कॉपी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इनके चैप्टर, इस एक्ट के चैप्टर नंबर 2 में जाए। चैप्टर नंबर 2 में आप, चैप्टर नंबर 2 नहीं, सॉरी, ये है चैप्टर नंबर, ये PDF कॉपी का चैप्टर नंबर गालिबन 3 था, 3 आ गया, या चैप्टर नंबर 3 में आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में के पॉइंट नंबर 11 के सब हेडिंग ए में कि एलएलपी में कितने लोग या कितने पार्टनर्स बन सकते हैं, उनका सेक्शन है कि 2 or more persons एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ए लॉफुल बिजनेस विद द व्यू टू प्रॉफिट शैल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे बिल क्लियर है, यहाँ पर इनके एलएलपी का रूल से जो कि गवर्नमेंट का एमसीए का रूल अपलोडेड डॉक्यूमेंट है कि 2 या 2 से ज़्यादा, अच्छा ज़्यादा में कोई अपर लिमिट नहीं है, 2, 4, 10, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, जैसे सहारा के 2 करोड़ इन्वेस्टर थे। तो इसके लिए इस रूल में कोई लिमिट नहीं है कि आप कि कितने मेंबर्स रहेंगे। अब आपका क्वेश्चन है कि भाई इसमें तो लिमिट है नहीं,
तो फिर जस्टिस शमीम क्यों कह रहे हैं कि भाई इन्होंने आरबीआई से परमिशन लिया था, नहीं लिया था? अब वल्लाह आलम को जस्टिस शमीम ने ऐसा डिसीजन क्यों दिया। होपफुली उनको नॉलेज की कमी थी, क्या थी, या फिर एडवोकेट डांडा उसको केस को हैंडल नहीं कर पाए, या प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाए, या फिर एलएलपी की जो रूलिंग्स थी और जिस तरह से एमसीए के मास्टर डेटाबेस में इनकॉर्पोरेटेड है, इन सारे डॉक्यूमेंट को उन्होंने शो नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट का देखिए, कोर्ट को इससे मतलब नहीं रहता क्या है क्या नहीं है। अगर आप कोर्ट में प्रॉपर डॉक्यूमेंट शो नहीं करेंगे तो कोर्ट बाय डिफॉल्ट आपके अगेंस्ट डिसीजन दे देगा। और अगर बाद में कोई जाकर उस डिसीजन को चैलेंज भी करता है तो जस्टिस कह देगा कि भाई मुझे जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे, जो मुझे प्रूफ मिले उस बिना मैंने दिए, अब आपने डॉक्यूमेंट लगाया तो ठीक है, आपका केस रिवर्ट हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। और जस्टिस शमीम का डिसीजन कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। हाई कोर्ट में मल्टीपल लाखा ऐसे केसेस हैं जो जस्टिस रिजेक्ट कर देता है, लेकिन बाद में उसका रिव्यू पिटीशन भी डाला जा सकता है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि उसका स्पेशल पिटीशन भी डाला जा सकता है। अगर आप हाई कोर्ट में सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं पिटीशन, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी स्पेशल पिटीशन डाला जा सकता है। और इस तरह की केसेस जिसमें प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिलने के वजह से केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं, और प्रॉपर एविडेंसेस प्रोवाइड कर दिया जाए तो ऐसे केसेस में जो विक्टिम है या फिर जो ग्रुप है जो केस हारा है उसके हक में फैसला आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रूफ डिपेंडेंट। अगर आप प्रूफ प्रोवाइड कीजिएगा तो चाहे वो रिव्यू पिटीशन रहे या स्पेशल पिटीशन रहे, जीतना ही जीतना है। तो डेफिनेटली हीरा ग्रुप अगर पूरी तरह से प्रॉपर वे में अपने एविडेंसेस को शो करती है तो इंशाल्लाह जीतेगी ही जीतेगी। इसमें डर की कौन सी बात है जब ये ऑलरेडी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है। अब एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बचा कि भाई आरबीआई से रजिस्टर्ड या आरबीआई से एनओसी की बात कहाँ से आ रही है? इस तरह की बात शमीम साहब ने क्यों उठाई? बिल्कुल बेवजह और बेबुनियाद बात है ये। क्यों? क्योंकि आरबीआई किसी को भी, कोई भी कंपनी हो पूरे इंडिया में, कोई सा भी फर्म हो, किसी को भी आज तक आरबीआई ने इन्वेस्टमेंट के लिए एनओसी नहीं दिया। इस तरह कोई रूल ही नहीं है। आप आरबीआई की वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट से, या इवन सेबी में भी कहीं पे इन्होंने लिख दिया हो, आप दिखा दें तो मैं मान जाऊं। ऐसा कोई नहीं है। आप सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के एलएलपी सेक्शन में सिर्फ हीरा वर्ड सर्च करेंगे तो 153 कंपनी सिर्फ हीरा के नाम से निकल जा रही है, उसमें से 15 तो अपना हीरा ग्रुप का ही है। तो आरबीआई इस तरह का कोई भी परमिशन या फिर इस तरह का कोई भी उनका फॉर्मेट या रूल ही नहीं है कि आप परमिशन लीजिए। आपके अगर एलएलपी एक्ट पर कंपनी है 2008 पे, तो ऑलरेडी आप बाय डिफॉल्ट आप अनलिमिटेड ले सकते हैं आप इन्वेस्टर्स, और उसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटीज। जो इन्वेस्टर्स उसमें लिमिटेड लायबिलिटीज है। ऐसा नहीं है कि वो भी वर्क करेंगे ये भी करेंगे, वो सिर्फ प्रॉफिट के भागीदार हैं, नाम ही उसका लिमिटेड। तो होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। आप इस इश्यूज को अच्छे से देखें और एलएलपी एक्ट 2008 को अच्छे से पढ़ें। इसमें कोई भी ऐसा बंदिश नहीं है, ठीक है? आरबीआई को ऐसा कोई भी राइट नहीं है। आरबीआई को कोई भी राइट नहीं है कि भाई कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बढ़ाना चाह रही है तो भाई उनसे परमिशन लेगी। आज तक इंडिया में किसी को भी, किसी भी कंपनी में, इंडिया में लाखों कंपनी, किसी भी कंपनी ने आरबीआई से एनओसी नहीं लिया है कि भाई हम नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ाना चाह रहे हैं इसलिए हम आपसे परमिशन ले रहे हैं। आरबीआई में ऐसा कोई रूल नहीं है। इवन आरबीआई तो मना करती है इस तरह की चीज़ों से। क्यों? क्योंकि इवन आप एनबीएफसी क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे तो आरबीआई तो ये कहती है कि भाई विदाउट एनी परमिशन, आरबीआई का एक्ट 45(1)(a) एक्ट नंबर 1934 एक्ट के तहत आरबीआई तो ये कहती है कोई भी एनबीएफसी कंपनी इस तरह कोई भी चीजें हो तो वो डायरेक्टली विदाउट ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द परमिशन फ्रॉम द आरबीआई डायरेक्ट बैंक से परमिशन लेके अपना इन्वेस्टमेंट या फिर फंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं पे से किसी भी सेक्शन में आरबीआई के परमिशन की बात ही नहीं आती है, ठीक है? इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एमसीए जिम्मेदार है, या फिर अब जो लीगल टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो देखेगी। तो प्लीज़ आप इस तरह की, आप पढ़े लिखे आदमी, इस तरह की बातें लोगों को एक बायस जजमेंट जिसको प्रॉपर एविडेंसेस ना मिलने के बिना पे दिया गया हो, लोगों को इस तरह की बातें ना करें। और आप खुद इस चीज़ को देखें, आप न्यूट्रल माइंड से देखें। मैं कोई हीरा के फेवर में या अगेंस्ट बात नहीं कह रहा हूँ, मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। तो यही स्केच करके बात निकल रही है और कुछ नहीं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रॉपर एविडेंसेस के साथ अगर ये रिव्यू पिटीशन या स्पेशल पिटीशन सेम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करते हैं तो इंशाल्लाह आराम से इनका ये मैटर क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक बेल की बात है तो बेल देखिए बड़े बड़े गुनाहगारों को मिल जाता है, बेल अलग चीज़ है, बेल इन्हें मिल सकता है।
अब जब भी इनका जो FIRs वगैरह का इश्यूज है ये ख़त्म हो जाए, जो भी जिस तरह से भी हैंडल करना चाहे कर ले, तो बेल मिल सकती है। बेल अलग चीज़ है, अकाउंट का डीफ्रीज होना अलग चीज़ है। बेल पहले मिल सकती है, हो सकता है बेल मिलने के कुछ टाइम वक्त बाद अकाउंट डिफ्रीज